नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि कल 24 जुलाई को बहुप्रतीक्षित रीट की परीक्षा सभी चरणों की संपन्न हो चुकी है। आज इस क्रम में हम कल शाम की पारी में 24 जुलाई को शाम की पारी में साइंस के प्रश्नों की जो प्रश्न आए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। इसमें विज्ञान का लेवल सामान्य रहा, अधिकतर प्रश्न एनसीईआरटी से पूछे गए और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, आपके विश्लेषण के अनुसार आपको पता भी होगा कि अधिकतर बच्चों के 25 प्लस या 20 से 25 के बीच में नंबर आने की पूर्ण संभावना है। साइंस के प्रश्नों को हम देखें या नज़र डालें तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का कौन सा वर्ग है, जिसमें मोनेरा दे रखा था, प्रोटिस्टा दे रखा था, फंजाई दे रखा था और प्लांटी दे रखा था। ये वैसे देखें तो सिलेबस में ये टॉपिक नहीं था, लेकिन फिर भी पेपर सेटर ने इस प्रश्न को डाला और इसका उत्तर हो जाएगा मोनेरा। दूसरा प्रश्न की तरफ नज़र डालें तो दूसरा प्रश्न था कि किलो जूल किलोग्राम सबसे अधिक ऊष्मा किससे प्राप्त होती है, तो इसका उत्तर हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन में इसके सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल और हाइड्रोजन दे रखा था, तो हाइड्रोजन इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के किलो जूल किलोग्राम से प्राप्त होने वाली ऊष्मा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की विशेष ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखें तो उसने पूछा था कि निषेचन के पश्चात परिपक्व अंडाशय क्या कहलाता है। निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात अंडाणु और शुक्राणु के संयोजन के पश्चात परिपक्व जो अंडाशय होता है वो क्या कहलाता है, तो वो फल कहलाता है। इसका उत्तर कुछ अध्यापक हैं भ्रूण भी मान रहे हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है ये फल कहलाएगा। चौथा प्रश्न है अंडाणु के परिवर्धन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन से हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। ऑप्शन में उन्होंने दे रखा था TSH, FSH, GH, तो इसका FS उत्तर हो जाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला प्रश्न है चावल के दानों को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो इसका ऑप्शन उन्होंने दे रखा था विनोइंग, थ्रेशिंग, तो इसका उत्तर मेरे हिसाब से विनोइंग होगा, बाकी कुछ अध्यापक इसको थ्रेशिंग भी मान रहे हैं। अगला प्रश्न था समुद्री जल से लवण प्राप्त करने की प्रविधि या विधि क्या कहलाती है, तो इसका उत्तर कॉमन सा है, वाष्पन हो जाएगा। इसका ऑप्शन दे रखा था आसवन और प्रभाजी आसवन, वाष्पन और अगला प्रश्न है लैंगिक सेक्स या सेक्सुअल रोग कौन सा है, सेक्सुअल डिजीज कौन सी है, तो इसका उत्तर गोनेरिया हो जाएगा। गोनेरिया सेक्सुअल डिजीज रोग है। अगला प्रश्न है काली खांसी रोग के लिए उत्तरदायी वह जीवाणु कौन सा है, तो इसका हो जाएगा काली खांसी के लिए बार्डेला पर्टुसिस। एक ऑप्शन इन्होंने 1 नंबर ऑप्शन दे रखा था बार्डेला पर्टुसिस। बी जो उत्तर पुस्तिका आती थी बी सीरीज की, उसका पहला ही ऑप्शन था बार्डेला पर्टुसिस। और 2 नंबर ऑप्शन दे रखा था कार्नोबैक्टीरियम डिप्थीरिया का, तो इसका 1 नंबर ऑप्शन हो गया था बार्डेला पर्टुसिस। अगला प्रश्न है बल को दुगुना और क्षेत्रफल को आधा कर देने पर दाब क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा चौगुना, क्योंकि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है वही दाब कहलाता है। तो बल को अगर दुगुना कर देंगे, F को 2 × F कर देंगे और क्षेत्रफल को A/2 कर देंगे, तो 2/1/2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका उत्तर 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न था खरीफ की फसल निम्न में से कौन सी है, तो खरीफ की फसल मक्का है। ऑप्शन में उन्होंने दे रखा था चना, मटर, अलसी और मक्का। अगला प्रश्न पूछा गया था ग्रहों को कौन सा समुच्चय सही है, था ग्रहों का कौन सा समुच्चय सूर्य के क्रम में, जो सूर्य के निकटवर्ती ग्रह हैं उनको सूर्य के निकटवर्ती क्रम में बताना था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 देख रखा था, इसका हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये सूर्य की निकटवर्ता के आधार पर ये इनका क्रम है। अगला प्रश्न था मानव कान की श्रवण प्रयास कितनी है, तो मानव कान की श्रवण प्रयास आप सबको पता ही है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि हम नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों को हम नहीं सुन सकते। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो श्रव्य ध्वनि तरंगें होती हैं, इनको हमारे कान सुन सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा था बहुत ही ईजी प्रश्न था विद्युत शैल का क्या कार्य होता है,
तो विद्युत सेल का आप सबको पता है कि विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल में रासायनिक अपघटक भरे जाते हैं जो जिनका अपघटन होता है तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, और उसका हम उपयोग घड़ी के सेल इत्यादि में करते हैं। अगला प्रश्न पूछा था एलईडी का पूरा नाम क्या है, तो एलईडी का पूरा नाम हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड या प्रकाश उत्सर्जक डायोड। एलईडी के जो बड़ा तार होता है एलईडी का, उसको धन टर्मिनल से जोड़ा जाता है और छोटे तार को ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। आजकल एलईडी बहु प्रचलित है। अगला प्रश्न पूछा था समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, वस्तु के साइज़ के बराबर होता है, आकार बराबर होता है और दर्पण के पीछे बनता है। और अगला प्रश्न पूछा था मुकुलन विधि द्वारा जन्म किस में होता है, तो इसका कॉमन सा इजी सा उत्तर है कि हाइड्रा में मुकुलन की क्रिया होती है। इसका 2 ऑप्शन और दे रखे थे, एक अमीबा दे रखा था, एक पैरामेशियम दे रखा था और एक था सभी। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण की ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब पूर्ण होती है तो उसमें ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए उन्होंने 3 ऑप्शन और दे रखे थे, वो तीनों के तीनों प्रकाश संश्लेषण आवश्यक थे। उसमें दे रखा था कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश। अगला प्रश्न उन्होंने पूछा था गोल्जी इकाई की खोज किसने की थी, तो गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलियो गोल्जी ने की थी। कैमिलियो गोल्जी को गोल्जी इकाई का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न पूछा था श्वेत ग्रंथियाँ किस प्रकार की ग्रंथियाँ हैं, तो श्वेत ग्रंथियाँ हैं वो एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथियाँ हैं। 3 ऑप्शन और थे, पहला ऑप्शन था एक्राइन, दूसरा था एपोक्राइन, तीसरा था एलोक्राइन और चौथा था इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न था अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है, तो अम्लीय वर्षा के लिए आपको पता ही है कि SO2 और N2 अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस होती हैं। इन्होंने ऑप्शन में SO2 दे रखा था, तो ये SO2 सही हो जाएगा। 2 ऑप्शन और थे, एक था CO2 और एक शायद और था N2O, ऐसा ऑप्शन था। अगला प्रश्न है चींटी के काटने पर किस कैलामाइन का उपयोग किया जाता है। चींटी के काटने पर आपको पता है कि फार्मिक अम्ल का उत्सर्जन चींटी करती है, तो उसके कारण त्वचा में जलन होती है, तो उसके उपाय के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर का उपयोग करेंगे, लेकिन कुछ अध्यापक हैं वो इसका जिंक कार्बोनेट उत्तर बता रहे हैं। मेरे हिसाब से इसका उत्तर कैल्शियम कार्बोनेट होगा, चूना पत्थर वाला। अगला प्रश्न पूछा था थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक कौन से हैं, ये तो हर परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि थर्मोस्टेटिक और प्लास्टिक का उत्तर प्रश्न है वो पूछा उससे जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन दो थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक हैं जिनको दोबारा अगर ताप दिया जाए तो इनको पिघलाया नहीं जा सकता, एक बार ये ताप शून्य में प्लास्टिक के होते हैं। अगला प्रश्न था ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में टूटना कैसा चक्कर है। ग्लूकोज है वो पायरुविक अम्ल में टूटता है, तो ये कौन से चक्कर के द्वारा होता है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस के चक्कर के द्वारा ये ग्लूकोज है पायरुविक अम्ल में टूटता है। एक ऑप्शन और दे रखा था क्रेब्स चक्कर, एक था कोई नहीं। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप सबको पता है कि विटामिन डी की कमी से हड्डियों में रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होता है, एकमात्र विटामिन जो संश्लेषित होता है हमारी बॉडी के द्वारा सूर्य के प्रकाश में। अगला प्रश्न था कि अगर लकड़ी के एक चम्मच को ठंडी आइसक्रीम में डुबोने पर दूसरा सिरा उसका ठंडा हो जाएगा, तो ये कैसा प्रभाव है। पहला ऑप्शन उन्होंने दे रखा था कि यह सेवन क्रिया के द्वारा होगा, दूसरा ऑप्शन दे रखा था चालन की क्रिया के द्वारा होगा, तीसरा ऑप्शन दे रखा था विकर्ण की क्रिया के द्वारा यह होगा, चौथा दे रखा था कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि लकड़ी है वो विद्युत की कुचालक है और ऊष्मा की भी कुचालक है। कुछ अध्यापक ऐसा मान रहे हैं कि वो ठोस है और ठोसों में चालन की विधि के द्वारा, आप सबको पता है कि ठोस में ऊष्मा का परिवहन है चालन की विधि के द्वारा होता है, तो आंशिक उसका चालन हो सकता है कि इसका उत्तर मेरे हिसाब से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसमें। तो ये साइंस के 25 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन साइंस की शिक्षण विधियों से संबंधित थे, एक प्रयोगशाला विधि से संबंधित क्वेश्चन था, 4 अन्य क्वेश्चन थे। अगर हम सभी प्रश्नों को विश्लेषण की दृष्टि से देखें और अध्यापकों के जो इस पक्ष में तथ्य हैं या इस पक्ष में विचार हैं इन प्रश्नों के संबंध में, तो ऐसा माना जा रहा है कि विज्ञान का पेपर है वो एवरेज आया, और अगर किसी बच्चे ने विज्ञान का थोड़ा बहुत भी अध्ययन किया है तो उनके नंबर 22 से 25 के बीच में आ जाएंगे। धन्यवाद।